basic accounting and terminologies. इट इज़ बिजनेस और ये ओनर है. ओनर बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है. जब ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल. जब ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं. वही पैसा जब वो अपने खुद के ज़रूरत के लिए लेके जाता है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स एक्सेट्रा withdrawn from the business by the owner for the personal use called as a drawing. तो खुद के यूज़ के लिए जब वो बिजनेस में से पैसा निकालता है तो हम लोग उसको ड्राइंग कहते हैं. तो कहने का मतलब जब पैसा आता है तो कैपिटल और जब पैसा जाता है तो ड्राइंग. और ये सिर्फ ओनर्स पैसा लेके आता है तो कैपिटल और ओनर्स पैसे लेके जाता है तो ड्राइंग. क्रेडिटर्स, ये जो इंसान है इन्होंने बिजनेस को गुड्स दिया बेचने के लिए उधारी के ऊपर, तो हम लोग को पैसा देना है. अभी तक हम लोग ने दिया नहीं. अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ क्रेडिटर्स. मतलब क्रेडिटर एक ऐसा इंसान है जिससे हम लोग उधारी के ऊपर गुड्स लिया है और हम लोग को उसको पैसा देने का बाकी है. मतलब जिसको पैसा देने का बाकी है, देने का है, उनको हम लोग क्रेडिटर्स ऐसा बोलते हैं. अ क्रेडिटर्स इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी. मतलब क्रेडिटर्स एक ऐसा इंसान है जिसको बिजनेस को पैसा देना है उस इंसान को. वैसे ही क्रेडिटर्स होता है, वैसे ही डेटर्स होता है. हम लोग ने डेटर्स को गुड्स दे दिए, वो भी उधारी के ऊपर. मतलब हम लोग ने उसको बेचे, उधारी के ऊपर बेचे, उसने अभी तक पैसा दिया नहीं. तो कहने का मतलब है डेटर्स से हम लोग को पैसा आने का है. अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ डेटर्स. मतलब डेटर एक ऐसा इंसान है जिससे हम लोग का पैसा आने का, बिजनेस को पैसा आने का है, क्योंकि बिजनेस ने उसको कुछ गुड्स दिए हैं उधारी के ऊपर या तो सर्विस दिए उधारी के ऊपर, उससे पैसा आना है, उसको हम लोग डेटर्स बोलेंगे. अ डेटर्स इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस. मतलब डेटर एक ऐसा इंसान है जिसको बिजनेस को पैसा देना है, उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं. तो इन शॉर्ट जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर्स और जिससे पैसा आने का है उसको हम लोग डेटर्स. पकड़ के चलो, ये एक चीज़ है, इसकी वैल्यू 1500. मतलब अपने 1500 में ये चीज़ के आपको रेट बता दिया. आप दुकान में गए, आपको ये 1500 की चीज़ बता दी. अभी आप दुकानदार से थोड़ा सा बार्गेनिंग करें, अरे आप थोड़ा सा कम कीजिए, कुछ तो कम कीजिए. तो बोला चलेगा, मैं आपको कम करता, आपको 10% डिस्काउंट देता. तो आपको वो 10% डिस्काउंट दे रहा है. तो हम लोग 1500 के ऊपर 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. तो ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, तो बचा सिर्फ 150 बचा है. तो हम लोग को डिस्काउंट मिला 150 रुपीज़ डिस्काउंट मिला. तो जो डिस्काउंट मिला उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे. तो अभी ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ अलाउंस गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस और लीस्ट प्राइस ऑफ अ गुड्स. मतलब 1500 ये कैटलॉग प्राइस था, लीस्ट प्राइस था, और जिसके ऊपर हम लोग को डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑन सेल्स. तो ये जब डिस्काउंट दिया जाता है, जब हम कुछ चीज़ परचेस करने जाते हैं या सेल्स करने जाते हैं, तब हम लोग ये डिस्काउंट दिया और लिया जाता है. तो अभी 1500 में से 150 माइनस होगा, तो अभी हम लोग को एक्चुअल में पे करना है 1350. मतलब हम लोग के गुड्स का एक्चुअल प्राइस 1350 हुआ. तो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, अभी हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं, तो अभी और डिस्काउंट चाहिए. तो सामने वाला ऐसा बोलेगा, अगर आप अभी पेमेंट कर रहे हो फटक जैसे, तो मैं आपको और डिस्काउंट दूंगा. तो बोले कितना? तो हम लोग बोलेगा 8% डिस्काउंट दे रहे, 8%. तो अभी तो 1350 के ऊपर
हम लोग 8% डिस्काउंट निकालेंगे। तो ये 0 गया, ये 0 गया। तो अभी 8 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.8 आएगा, और 1350 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 108। तो 108 जो आया उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट इट इज़ अ अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। मतलब जो फाइनल अमाउंट पे करना है उसके ऊपर जब डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। इट इज़ अ कंसेशन गिवन फॉर द एनकरेजिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो ये डिस्काउंट क्यों जाता है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करो, इसके लिए दिया जाता है। तो पहला ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, बाद में कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं मगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में किधर भी लिखते नहीं। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी किया जाता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा भी जाता है। तो अब जो फाइनल पेमेंट हम लोग को करना पड़ेगा दैट इज़ 1242। तो 1242 आपको पे करना पड़ेगा, जहाँ 1350 पे करने का था अभी हम लोग जल्दी से फटक जैसे पैसे दे रहे हैं तो हम लोग को डिस्काउंट मिला 108, वो हम लोग का कैश डिस्काउंट है। अकाउंटिंग ईयर इट इज़ द पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोपराइटर। मतलब हम लोग जो भी अकाउंटिंग किए जाते हैं वो 12 महीने का किए जाते हैं, और मतलब 12 महीना मतलब 1 साल। तो 1 साल के लिए हम लोग ये जो अकाउंट वर्कआउट करते हैं, बनाते हैं। अर्लियर द प्रोपराइटर्स वर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर दैट इज कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर एज पर द ट्रेडिशन। तो इन जुने ज़माने में जब ये अकाउंटिंग 12 महीने का होता था तो लोग कौन से भी महीने से चालू करते थे। कोई कैलेंडर मंथ से चालू करता था, कोई फाइनेंशियल चालू करता था, कोई कहाँ से भी चालू करता था जैसे उसको ठीक लगे वैसे। तो जो ट्रेडिशनल था मतलब जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो पीरियड है जनवरी से लेकर दिसंबर उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो ओल्डन ईयर ज़माने में तो लोग कैलेंडर ईयर से ही अकाउंटिंग मेंटेन करते थे। तो कोई मई से भी चालू करता था, कोई अगस्त से भी चालू कर देता था। मगर बट नाउ फ्रॉम द इनकम टैक्स पर्पज ऑन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑफ 31 मार्च। तो इनकम टैक्स ने कुछ सालों के बाद ये कंपल्शन किया, आप जो भी अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन करेंगे वो 1 अप्रैल से ही चालू होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो कहने का मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च तक ख़त्म होगा। तो ये पीरियड को हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। मतलब आज के तारीख में जो भी अकाउंट होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक, मतलब दैट इज़ योर अकाउंटिंग ईयर। चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पकड़ के चलो हम लोग के पास मोबाइल है, उसका कॉस्ट 10,000 है, तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। अब ये 10,000 की चीज़ हम लोग 12,000 में बेच रहे, तो बेच रहे सोल्ड किया हम लोग ने, तो जिस बेच रहे उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 10,000 है, सेलिंग प्राइस 12,000 है। तो 10,000 की चीज़ जब आप लोग 12,000 में बेचेंगे तो जो 2,000 आया है माइनस करके हम लोग उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। मतलब हम लोग को प्रॉफिट हुआ 10,000 की चीज़ बेच के। तो प्रॉफिट व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इट इज़ अ प्रॉफिट। मतलब जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हम लोग उसको प्रॉफिट बोलते हैं। और एक सेम एग्जांपल लेते हैं वापस। 10,000 का मोबाइल है, अभी हम लोग उसको 7,000 में बेच रहे हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस 10,000 है, सेलिंग प्राइस 7,000 है। तो जो 3,000 आ गया वो हम लोग का लॉस हो गया। मतलब 10,000 की चीज़ हम लोग ने 7,000 में बेची तो 3,000 लॉस हो गया। When cost price of a goods is more than its selling price is called as a loss। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। बिजनेस डिविडेंड, अभी ऐसा पकड़ के चलो कुछ तो हम लोग ने सर्विस लिया तो हम लोग को कमीशन पे करना है।
या कमीशन पे कर दिया हम लोग ने, कुछ तो सर्विस ली थी हम लोग ने, उसको कमीशन पे कर दिया। तो जो भी हम लोग पे कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सपेंस बोलेंगे। इट इज़ अ अमाउंट पेबल और पेड फॉर द सर्विस रिसीव्ड। तो ये जो एक अमाउंट है या तो पे करने की बाकी है या तो पे कर चुके, तो पे कर चुके तो एक तरह का खर्चा हो गया। वैसे ही हम लोग ने पैसा कहाँ तो लगाया था, तो हम लोग को डिविडेंड आ गया, तो हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं। इट इज़ अ अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड। तो हम लोग ने या तो सर्विस प्रोवाइड किया रहेगा तो उससे हम लोग को पैसा मिला, तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। जब हम लोग का पैसा जाता है किसी सर्विस की वजह से, किस कारण की वजह से, तो हम लोग उसको एक्सपेंस बोलेंगे। वही जब पैसा आता है किसी सर्विस प्रोवाइड करने से, तो हम लोग उसको इनकम बोलेंगे। बिजनेस पकड़ के चलो, ये लोन लिया है बिजनेस ने इतना सारा, तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज अ लाइबिलिटी। मतलब हम लोग ने लोन लिया है तो ये लोन का अमाउंट किसी को तो हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो हम लोग को वापस ये पैसा पे करना है, तो हम लोग उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ अ डेब्ट और द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। तो ये जो डेब्ट होता है, जो लोन हम लोग लेते हैं अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए, दूसरों का पैसा हम लोग यूज़ करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो पैसा हम लोग को लौटान देना पड़ता है। मतलब हम लोग को जिसको पैसा पे करने का बाकी है, जिसको देने का बाकी है, उसको डेब्ट बोलते हैं और उसको लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। वैसे ही उसी पैसों से हम लोग ने मशीन लिया, कार लिया और कुछ इक्विपमेंट लिए बिजनेस के लिए, तो उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं, मतलब माल मत्ता। एनी फिजिकल थिंग्स और राइट्स ओन दैट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज अ एसेट्स। मतलब जो भी चीज़ है उसको मॉनेटरी वैल्यू, मतलब पैसे रूप में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। और द ओनरशिप ऑफ एसेट्स इज़ विद द बिजनेस यूनिट। उसकी पूरी मालक पूरा बिजनेस होता है, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। मतलब जिसको पैसा देना है वो लाइबिलिटी हो गया, और जो हम लोग का है जो प्रॉपर्टीज़, उसको हम लोग एसेट्स बोलेंगे। तो बिजनेस में दो चीज़ होती है, एक लाइबिलिटी होता है और एक एसेट्स होते हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक इंडियन सिस्टम है और एक इंग्लिश सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम में दो सिस्टम है, वन इज़ अ सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन सिस्टम मेंटेन्स अ रिकॉर्ड इन इंडियन लैंग्वेज सच एज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती। मतलब इंडियन सिस्टम में जो भी अकाउंट लिखा जाता है वो इंडियन लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो। इट इज़ कॉल्ड एज अ महाजनी देशी नामा सिस्टम। तो उसको, ये जो सिस्टम को हम लोग महाजनी देशी नामा सिस्टम ऐसा कहते हैं। इन दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन द लॉन्ग बुक नोन एज अ भाई खाता और किर्ड। तो ऐसा ये लॉन्ग बुक होता है, उसमें ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है, सब कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसमें लिखा जाता है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। मतलब आज की तारीख में डबल एंट्री सिस्टम वर्कआउट किया जाता है, मगर हम लोग के जो इंडियन सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। थस इट इज़ नॉट साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब ये साइंटिफिक नहीं है, मतलब इसके ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें से आने वाले जो रिपोर्ट्स है या जो भी फिगर्स है शायद गलत भी वर्कआउट हो सकते हैं। इवन टुडे दिस सिस्टम इज़ यूज इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गन। तो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गन आज की तारीख में भी ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। तो इसमें सिर्फ कैश के, मतलब पैसा आया और गया उतना ही रिकॉर्ड किया जाता है, और खुद के लिए कितना खर्चा किया वही स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो ऐसा कैश बुक मेंटेन होता है, इसमें रिसिप्ट साइड होता है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड होता है। इट इज़ अ अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो ये अनसाइंटिफिक और इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है, बिकॉज इट चेंज विद द कन्वेंशन ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। क्योंकि उसको चेंजेस करना पड़ता है जैसे बिजनेस की ज़रूरत होती है उस तरह से। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। तो ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता नहीं है इस सिस्टम से, और ये सिर्फ छोटे बिजनेस को ही सुविधा हो जाए। हाँ, ट्रांजैक्शन बहुत कम है,
बड़े ट्रांजैक्शन कंपनी को ये सिस्टम जमेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन आती नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system is the most scientific method of recording all business transaction in the books of account। तो जो आज की तारीख में जो सिस्टम यूज़ की जाती है उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, और ये मोर साइंटिफिक है और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी एक्यूरेट मिलेगी। अंडर दिस सिस्टम डबल और टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, तो इसमें हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट दिया जाता है। According to double entry bookkeeping system, one account is debited and another account is credited with equal amount। मतलब जितना अमाउंट डेबिट में डाला है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में डालना होता है, उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे ये डायग्राम है, डेबिट और क्रेडिट ये दोनों सेम ही होना चाहिए, मतलब जितने अमाउंट डेबिट में गया उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होना चाहिए, तो इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और आज की तारीख में जो भी अकाउंटिंग होता है ये डबल एंट्री सिस्टम से होते हैं, ये बहुत एक्यूरेट होता है और एकदम परफेक्ट होता है, इससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिलती है। थैंक यू।